चलिए, आज लुसेंट का दूसरा क्लास है। ऑनलाइन के लिए जो जो लोग जुड़ेंगे उनके लिए हम बता देते हैं कि एक क्लास ऑलरेडी हो चुका है और आज ये दूसरा क्लास है। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिए कि हम लोग प्राचीन भारत को पढ़ रहे हैं, प्राचीन भारत को जानने के स्रोत को पढ़ रहे हैं कि आखिर हम किन किन स्रोतों के माध्यम से प्राचीन भारत को हम पढ़ पाते हैं। जैसे हमारे प्राचीन काल में क्या घटनाएं हो रही थी, उन लोगों का राजनीतिक स्तर क्या था, वो कैसे लोग रह रहे थे, उन लोगों की आर्थिक गतिविधि कैसी थी, ठीक है, वो लोग खाना पीना कैसे खाते थे। तो इतिहास तो हम यही पढ़ते हैं। तो वही है हम लोग का प्राचीन भारत है। प्राचीन भारत को जानने का जो स्रोत है, उन स्रोतों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी एक क्लास हो चुका है, बीच में थोड़ा सा छोटा है, वो हम आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में फिर दूसरा क्लास दे देंगे। आज इसको देख लीजिए। ठीक है, आज प्राचीन भारत का जो है सोर्स समाप्त कर देंगे। हालांकि वो ऑफलाइन का क्लास है, ऑफलाइन ही हम आपको ऑनलाइन जो है वो रिकॉर्ड करके दे रहे हैं। ठीक है, बाकी कंटिन्यू यदि आप जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो आप यदि बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे या फिर बिहार एसआई की तैयारी कर रहे होंगे, यानी आपने पढ़ना यदि शुरू किया है, ठीक है, आपको इससे बढ़िया समझने के लिए मेरे समझ से आपको जगह नहीं मिलेगा। ठीक है, आप पहले रुकिएगा, ठीक है, समझिएगा, एक दो क्लास देखिएगा, फिर आपको लगेगा कि नहीं वाकई ये मेरे काम का है। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम नहीं इधर उधर करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्या। चलिए, पहला है जो है टॉपिक है आपका कौन सा है कि बौद्ध एवं जैन धर्म एवं अन्य साहित्य। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आपको चर्चा इस पे कर देते हैं ताकि समझ में आ जाएगा कि ये है क्या। क्या लिखे हैं, बौद्ध जैन एवं अन्य साहित्य। ये जो है क्या है कि आपको जो है इसके बाद जो साहित्य है, ये सब साहित्य हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी देगा। तो जैसे क्या आ जाएगा, साहित्य में हो जाएगा किसका, बौद्ध का, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी साहित्य होगा। ठीक है, जैसे बौद्ध धर्म की क्या क्रियाविधि थी, उसकी जो है क्या जैसे होता है ना कि कौन मतलब उसका प्रथम सम्मेलन कब हुआ, द्वितीय संगति कब हुई, तृतीय संगति कब हुई, किसके द्वारा अध्यक्षता की गई थी, बौद्ध धर्म कितने संप्रदाय में विभक्त हो गया था, इन सब के बारे में हमें जानकारी किससे मिलेगी, तो बौद्ध संप्रदाय से मिलेगी। किससे मिलेगी, तो बौद्ध साहित्य से मिलेगी। तब उसी में आते हैं, बौद्ध साहित्य का हो गया, इसके बाद जैन धर्म से संबंधित हो जाएगा, उसका साहित्य हो जाएगा। ठीक है, और अन्य साहित्य है, जैसे हम लोग इतिहास जानने के स्रोत में कितना भाग में विभाजित किए थे, दो भाग में, एक पुरातात्विक और एक साहित्यिक, पुरातात्विक और एक साहित्यिक। तो हम लोग अभी किसको पढ़ रहे हैं, साहित्यिक को पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं, साहित्यिक को पढ़ रहे हैं। अब देखिए पहला क्या है आपको, जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानियां वर्णित है। ठीक है, अब देखिए पहले है, इसको हमको रुक जाना, क्या लिखा हुआ है, जातक। अब ये कोई मंत्र नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, ये कोई मंत्र नहीं है। जातक जो है क्या है, जातक एक साहित्य है। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसी ग्रंथ में जो है जातक में ही भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी है। भगवान बुद्ध डाकू थे कि साधु थे कि भिखारी थे कि क्या है, नहीं, उनके पूर्व जन्मों के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो किससे मिलती है, जातक से मिलती है। अब आपसे यहाँ एक क्वेश्चन रहेगा कि जातक किस संप्रदाय से संबंधित है, किससे संप्रदाय है, तो किस संप्रदाय से हो जाएगा, बौद्ध संप्रदाय से हो जाएगा। किसके पूर्व जन्मों की कहानी मिलती है, तो बौद्ध धर्म के, यानी भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी मिलती है। आगे बढ़ते हैं, हीनयान का प्रमुख जो ग्रंथ है वो कथावत्थु है। क्या है, कथावत्थु है, जो पाली भाषा में है, और एक दूसरा जो है क्या है, संस्कृत में कथावस्तु है। अब देखिए बौद्ध धर्म जो था वो दो संप्रदाय में विभक्त हो गया था। हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे, जब बौद्ध धर्म पे आएंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन यहां समझ लीजिए, इस टर्म को समझने में परेशानी नहीं होगा। बौद्ध धर्म कितना भाग में विभक्त हो गया था, दो भाग में, एक हीनयान और दूसरा महायान। क्या हो जाएगा, हीनयान एक हीनयान और दूसरा महायान। क्या जाएगा, दूसरा महायान हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, हीनयान और महायान। तो वही कहता है हीनयान का जो प्रमुख ग्रंथ है, यानी दो संप्रदाय में विभक्त हो गया। जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं, ठीक है, जैसे अभी देखिए होगा आरजेडी को, है ना, जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है। अब तेजस्वी यादव अलग हैं, और दूसरा खेमा कौन बन गया, तेज प्रताप का। कौन हो गया, तेज प्रताप का हो गया। तो यानी दो भाग में विभक्त हो गया। तेज प्रताप कहेंगे हम अलग बनेंगे, तेजस्वी कहेंगे हम अलग बनेंगे, दो भाग में विभक्त हो गया। सेम वैसा ही सिचुएशन, बौद्ध संप्रदाय दो भाग में विभक्त हो गया था। कौन कौन सा, हीनयान और एक महायान। तो अब हीनयान के जो थे उसके बारे में जो हमें जानकारी मिलता है वो किससे मिलता है, कथावत्थु से मिलता है। कौन सा ग्रंथ है, कथावत्थु है। जल्दी से बताइए, समझ में आया कि नहीं, किससे मिलता है, कथावत्थु से मिलता है। तो कथावत्थु यदि आपसे पूछें कि किस संप्रदाय से संबंधित हो जाएगा, तो हीनयान से हो जाएगा। किस संप्रदाय की यह साहित्य है, तो बौद्ध धर्म की साहित्य है।
किस भाषा में लिखा गया? पाली भाषा में लिखा गया, ठीक है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है, यानी भगवान बुद्ध के जो है जीवन संबंधित जानकारी हमें मिलती है, ठीक है। इसकी रचना अस्थाविर मोगलीपुत्तिस ने की। अब इसको भी हम पढ़ेंगे, अस्थाविर अलग हो जाता, अस्थाविर हो गया, महासंगिक हो गया, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, यहाँ समझेंगे, ठीक है, कि ये कथावथु की रचना किसके द्वारा की गई है? तो मोगलीपुत्तिस ये एक व्यक्ति थे, ये क्या थे? एक व्यक्ति थे। छींकने का मन कर रहा है लेकिन रुक रहा है, पता नहीं कुछ बाहर जल रहा है ना। चलिए, मोगलीपुत्तिस के द्वारा, और मोगलीपुत्तिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब जो है तीसरी बौद्ध संगति हुई थी, तीसरी बौद्ध संगति, ठीक है। तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? मोगलीपुत्तिस के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो एक व्यक्ति थे, तो ध्यान रखना है कथावथु किसके द्वारा रचे गए हैं? मोगलीपुत्तिस के द्वारा लिखे गए, ठीक है, जो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी रचना की गई थी। आगे बढ़ते हैं जैन साहित्य पे। अब किस पे आ जाते हैं? जैन साहित्य में। अब जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। तो ध्यान रखना ही कोई मंत्र नहीं है, आगम यदि कहें तो ध्यान रखना तुरंत से दिमाग क्विक कहाँ काम करेगा कि ये जैन साहित्य है, यानी जैन धर्म से संबंधित जो ग्रंथ लिखे गए हैं, ठीक है, यानी उससे संबंधित जो भी लिटरेचर है उसको हम लोग क्या कहेंगे? आगम कहेंगे। क्या कहेंगे? आगम कहेंगे। और जातक कहेंगे तो बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है, और आगम कहेंगे तो किसको कहेंगे? जैन से। तो यानी जैन साहित्य को क्या कहा गया है? आगम कहा गया है, ठीक है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। यहां तक समझ लीजिए, ये तो छोड़ दीजिए, आप बिहार पुलिस या बिहार एसएससी या फिर बिहार दरोगा की तैयारी करें, इवन यूपीएससी तक के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बौद्ध धर्म से संबंधित कौन साहित्य है और जैन धर्म से संबंधित कौन साहित्य है। यदि ऑनलाइन जो हमारे दोस्त जुड़ेंगे, ठीक है, यदि आपके घर में कोई प्रिपरेशन करने वाले लोग हैं अगल बगल से, उनसे पूछिएगा भैया ऐसा सही है क्या कि जैसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य है। अब आपको दो चार को दे दिया, कल्पसूत्र है, ठीक है, कथावथु है, ठीक है, महाविवाह से बहुत सारा दे दिया। अब उसमें आपको छांटना है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित हो जाएगा? तो जैन से। किससे हो जाएगा? जैन से हो जाएगा। तो कल्पसूत्र से हमें क्या जानकारी मिलता है? जैन धर्म के संबंधित जानकारी मिलता है, ठीक है। और इसके रचयिता किसके हैं? कौन है? तो भद्रबाहु है। कौन है? भद्रबाहु। बहुत डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे, ठीक है, तब डिटेल्स पढ़ेंगे भद्रबाहु कौन थे, ठीक है, जिसके साथ जो है चंद्रगुप्त जो है चले गए थे, बोले ना हम अब जीवन नहीं रखेंगे, अपने बेटा के पक्ष में राज छोड़े, और वो कर्नाटक के चले गए, बेटा के पक्ष में राज सिंहासन छोड़ करके। यही भद्रबाहु के साथ क्या चले गए थे? बाहर चले, कर्नाटक चले गए थे, सरवन वेलगोला, और वहां जो जीवन त्याग दिए थे। हम लोग पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे, लेकिन चैप्टर जब आएगा तब पढ़ेंगे। यहां समझ लीजिए, यहां से क्या याद रखना है कि कल्पसूत्र किसके द्वारा लिखा गया? भद्रबाहु के द्वारा लिखा है। किसके द्वारा लिखा गया? भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया। कल्पसूत्र किससे संबंधित है? जैन साहित्य। किससे संबंधित है? जैन साहित्य से। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। समझने में कोई दिक्कत? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताते चलिए। इसको पहले बड़ा कर लेते, इसके बाद तुरंत मिटाने में आसान होगा। चलो अब आ जाओ तुम वापस। इसको जब तक नहीं मिटाएंगे ये पूरा गंदा कर देगा, ठीक है। चलिए, चलिए आते हैं वो भद्रबाहु ये हो गया, कंप्लीट कर लिए, ठीक है। जीवन इसके बाद है पर्युष्पर्ण पर्व के दौरान जैन साधे साध्वी इसका पाठ और व्याख्या करते थे, ठीक है। इसके बाद है कि जैन ग्रंथ जो है भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के एवं उनके संबंधों का विवरण है। अब यहाँ से क्या याद रखना है? फिर है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र भी किससे संबंधित हो जाएगा? किस हो जाएगा? जैन साहित्य से। किससे हो जाएगा? जैन साहित्य से। तो भगवती सूत्र और कल्प सूत्र दोनों किससे हो जाएगा? जैन से। द भगवती सूत्र और कल्प सूत्र दोनों किससे हो जाएगा? जैन से हो जाएगा। जब हम आगम कहेंगे तो जैन साहित्य को कहते हैं। जातक जब बोलेंगे तो किससे हो जाएगा? बौद्ध से हो जाएगा। जब हम कथावथु कहेंगे तो वो किसका हो जाएगा? बौद्ध का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? बौद्ध का हो जाएगा। आगे बढ़े, समझने में कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ कि जैन ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई थी? प्राकृत भाषा में हुई थी। एकदम इंपॉर्टेंट है, जैन ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई थी? प्राकृत भाषा में हुई थी। ईसा की 6ठी शताब्दी में गुजरात के वल्लभी नगर में इन्हें अंतिम रूप से संकलित किया गया था। अब देखिए,
ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों आदमी को अच्छे से समझना है कि लुसेंट हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे और क्या छोड़ेंगे, वो आपको कहाँ मिलेगा, यह हम आपको बताते चलेंगे। किस लाइन को आपको अंडरलाइन करके याद कर लेना और किसको छोड़ देना है, ठीक है। तो इस लाइन में बस इसी को याद कर लीजिएगा। जैन धर्म की रचना किस भाषा में हुई थी? प्राकृत भाषा में हुई थी। किस भाषा में हुई थी? प्राकृत भाषा में हुई थी। अब हम आपको एक चीज बताते हैं, ठीक है, कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है। बौद्ध धर्म की जितनी भी रचना हुई उसमें अधिकांशतः किस भाषा में हुई है? ध्यान रखिएगा, पाली में। किस भाषा में हुई है? पाली में हुई है। जबकि जैन धर्म की हम बात करेंगे तो किस भाषा में हुई है? प्राकृत में हुआ है। किस भाषा में हुआ है? प्राकृत में हुआ है। प्राकृत भाषा पाली के तुलना में थोड़ा टफ था, ठीक है। आसान कौन सा था? पाली था। और टफ कौन था? प्राकृत था। जब दोनों में तुलना करेंगे, जैसे दोनों में हम तुलना करेंगे हिंदी और अंग्रेजी में कौन टफ, तो हम लोग के लिए हिंदी है, ठीक है। इंग्लिश में चाहे चू होगा करना, नहीं हो पाएगा ना, तो हम लोग के लिए टफ है। तो प्राकृत क्या होता था? थोड़ा टफ होता था, ठीक है। संभ्रांतों की भाषा थी, जो थोड़ा पढ़ा लिखा अच्छा रहेगा वो प्राकृत भाषा बोलेंगे। और आम जन लोग जो थे निम्न वर्गीय, वो क्या बोलते थे? पाली भाषी थे। इसलिए कि भगवान बुद्ध के जो उपदेश दिया गया था पाली भाषा में, इसलिए ज्यादा फेमस हो गए भगवान बुद्ध, ठीक है। एक कारण ये भी था, ठीक है। पाली भाषा में वो आसान भाषा चुने थे, ठीक है, इसलिए वो ज्यादा फेमस हुए। एक कारण, ऐसा नहीं कि वही कारण नहीं था, एक कारण ये भी था, ठीक है, कि वो ज्यादा फेमस हुए, लोकप्रिय हुए। क्यों? कि उन्होंने उपदेश का जो है कौन भाषा चुने थे? पाली भाषा चुने थे, जो आसान था। तो जैन धर्म जो रचना किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में हुई है। और यदि हम आपसे पूछें कि बौद्ध धर्म, तब हो जाएगा पाली। क्या जाएगा? पाली। इसके बाद है अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। इसको पहले याद कर लेना। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य है। और इसका एक अन्य नाम और है, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त। कौटिल्य या विष्णुगुप्त। अब ये जो है अर्थशास्त्र के चाणक्य, इससे किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो मौर्य साम्राज्य के बारे में। किसके बारे में जानकारी मिलता है? मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। मौर्य साम्राज्य में शासन प्रशासन कैसा था, कितने मंत्री होते थे, कितने अधिकारी होते थे, ठीक है। वहां की भूमि किस प्रकार की थी, भूमि पे किसका नियंत्रण होता था, ठीक है। यानी शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी। जैसे मौर्य वंश के बारे में हम लोग सुने होंगे, बिंदुसार है, चंद्रगुप्त मौर्य है, अशोक है, ठीक है। इन सब के बारे में जो, ये सब किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश है। तो मौर्य वंश के बारे में जो हमें जानकारी मिलता है, मौर्य वंश किस पे शासन करा था? मगध पे। तो मगध के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में यदि हमें जानकारी चाहिए, यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी चाहिए, तो हमें किससे मिलता है? अर्थशास्त्र से मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स वाला अर्थशास्त्र नहीं है, ये पॉलिटी वाला है। क्या है? यानी आपसे यदि क्वेश्चन पूछे, अब पूछे नहीं, कई बार एग्जाम में, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? अर्थव्यवस्था पर या राजनीतिक व्यवस्था पे? किस पे हो जाएगा? राजनीतिक व्यवस्था पे। किस पे हो जाएगा? राजनीतिक व्यवस्था में हो जाएगा। और ये कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है। यदि आप क्वेश्चन बैंक बनाते होंगे, ठीक है, आप बनाइएगा तो आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य या फिर कौटिल्य है। और ये आपको ये भी याद रखना है कि ये कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो 15 अधिकरण में। कितना अधिकरण में विभाजित है? 15 अधिकरण में। और प्रकरण इसमें कितना है? 180। आपको दोनों याद रखना है, ठीक है। अधिकरण कितना? 15 और प्रकरण कितना? 180, ठीक है। क्या है? यह एक विधि ग्रंथ है, यानी नियम वाला है ना, कानून वाला। तो इसमें है ना कि मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी मिलता है। यहाँ लिखा हुआ भी, इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलता है। बताइए कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत? और जो ऑनलाइन से जुड़े हैं हमारे दोस्त, ठीक है, आपको कमेंट करते रहना कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं। हालांकि कल से हम लोग इस क्लास को लाइव रखेंगे, ठीक है, तब थोड़ा सा आपसे इंटरेक्ट भी हम होते रहेंगे। तो आपको 1 बजे जो है लाइव क्लास में आ जाना है, ठीक है। चलिए अगला, ये पहले इसको मिटा लेते हैं। चलिए, के बाद आ जाइए, कहाँ जाएगा आपका? संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया था, ठीक है। अब यहाँ रुक जाइए। कल्हण एक व्यक्ति है, एक कवि है। कौन है? कल्हण एक कवि हैं, ठीक है। इससे पहले जो भी होता था, इतिहास लिखा जाता था ना। जैसे अब मेरे बारे में कोई आपसे बोले ना, उस दिन भी हम लोग चर्चा किए थे, यदि हम आपसे पूछे कि प्रीतेश सर कैसा है, यदि कोई दूसरा कोई पूछे, तो आप क्या कहिएगा? एकदम बहुत बढ़िया है। जब पढ़ना छोड़ दीजिएगा, ठीक है, जब दुश्मनी हो जाएगा, तब कहिएगा बहुत ये है वो है, शिकायत कीजिएगा ना। तो पहले क्या होता था, राजाओं का जो है इतिहास लिखा जाता था, उसके दरबार में रह करके उसको पैसा मिलता था। अच्छा, पैसा मिलेगा तो उसकी आलोचना करेगा?
नहीं करेगा ना, उसमें हमेशा प्रशंसा करेंगे, यानी प्रशस्ति के द्वारा उन्हें क्या किया जाएगा, विभूषित किया जाएगा, यानी हमेशा वो प्रशंसा करेंगे। लेकिन पहला ऐसा रचना हुआ है, ठीक है, जो किसी के प्रशस्ति में नहीं किया गया है, एकदम सुव्यवस्थित तरीके से लिखने का जो पहला प्रयास हुआ है, ऐतिहासिक घटनाओं को सुव्यवस्थित तरीके से, वो किसके द्वारा किया गया है, कल्हन के द्वारा। किसके द्वारा, कल्हन के द्वारा। और कल्हन जो पुस्तक लिखा है उसका नाम क्या है, राजतरंगिणी। क्या है, राजतरंगिणी। और ये राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास का लेखन है, कश्मीर के राजाओं का उसमें उल्लेख है, ठीक है। इसमें लिखा है राजतरंगिणी का अर्थ क्या हो जाएगा, राजाओं की नदी। इस ग्रंथ में 8 सर्ग है, याद रखने का मन होगा तो रख सकते हैं, थोड़ा तैयारी अच्छा होगा, ठीक है। इन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई, जिसमें प्रारंभ से लेकर के 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। अब आपसे यदि पूछेगा, कूट वाला दे देता क्वेश्चन, हम आपको लुसेंट सिर्फ पढ़ाते नहीं, हम आपको क्या करते हैं, हम थंबनेल में लिखा है, इसीलिए तैयारी नहीं रणनीति चाहिए। तो आप एग्जाम में आपसे कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, आप किस तरीके से प्रिपेयर होंगे, ठीक है, तो आप क्लास में ही सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ यहाँ एक क्लास में पढ़ेंगे तो लुसेंट, और दूसरे क्लास में पढ़ेंगे कि तैयारी कैसे करें, क्वेश्चन कैसे आता है वो हम भी आपको बताते चलेंगे, ठीक है ना। यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा, पहला तो एक क्वेश्चन लाइनर का वो ये हो जाता है कि राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया है, कल्हन के द्वारा। अब उसमें आपको कूट वाला दे दिया क्वेश्चन कि राजतरंगिणी में, ठीक है, कहाँ के शासकों के बारे में बने थे, किसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, कश्मीर के शासकों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। कि मगध के शासक के बारे में, कश्मीर के शासक के बारे में, किसके बारे में, कश्मीर के शासक के बारे में जानकारी होती है। मैटर खत्म, इसको खत्म करें, कोई दिक्कत, जल्दी से बोलिए। चलिए अब आ जाइए जल्दी से, ठीक है। देखिए दूसरा क्या आ जाएगा, अरबों की सिंध विजय जो है, अरबों की सिंध विजय एक यात्रा वृत्तांत चचनामा है। देखिए अब दूसरा एक ग्रंथ आ गया। अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे, कथावथु पढ़े थे, जातक पढ़े थे, आगम पढ़े थे, कल्पसूत्र पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद और भी सारा पढ़े हैं, ठीक है, ठीक है। इसके बाद जैसे भी राजतरंगिणी पढ़े, ये सब क्या है कि साहित्य है जो हमें इतिहास के बारे में जानकारी दे रहा है, ठीक है। इसके बाद आते हैं अरबों की सिंध विजय। अब दूसरा कौन सा आ जाएगा आपका, चचनामा, ठीक है। चचनामा जो है, इसको कौन लिखा है कोई अता पता नहीं, ये अनाथ है, ये अनाथ है। इसके बारे में हमें जानकारी मूल रूप से नहीं है कि ये किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। लेकिन इसका जो है कई जो मिला है बुक, ठीक है, और उसके आधार पे, अनुवाद के आधार पे हमें आज भी जानकारी थोड़ा बहुत मिल जाता है। लेकिन इसको प्रॉपर तरीका से लिखा कौन था ये ज्ञात नहीं है। और ये भी एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछता है। बीपीएससी अभी हाल फिलहाल जो हुआ था उसमें पूछा था चचनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, ठीक है। चलिए आइए, तो चचनामा से हमें जानकारी क्या मिलता है, जल्दी से बता दीजिए। अरबों के द्वारा जो सिंध पे आक्रमण किया था, हम लोग का जैसे भारत यहाँ, ठीक है, भारत यहाँ, ये क्या है, अरब सागर। तो अरबों के द्वारा सिंध पे जो आक्रमण किया गया था, ठीक है, अरबों के द्वारा जो सिंध पे आक्रमण किया गया था, इसके बारे में हमें जानकारी किससे मिलता है, चचनामा से मिलता है। किससे मिलता है, चचनामा से मिलता है। अभी तुम लोग सोर्स ही पढ़ रहे हैं ना कि भारत पे कैसे आक्रमण कौन कर रहा था, वहां के लोग कैसे रहते थे। चलिए आइए, अभी देखिए किस भाषा में लिखा है, ये लिख करके इसको संकलित किया गया अरबी भाषा में। किसमें, अरबी भाषा में। और फिर इसको फारसी में कौन कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अली बिन अबू बकर कूफी, ठीक है, कौन है, अली बिन अबू बकर कूफी, अली बिन अबू बकर कूफी, अली बिन अबू बकर कूफी। एक यह आदमी है, पता नहीं, पूरा लगता है कि एक के बार पूरा, अब नहीं बोलेंगे इससे कितना लोग का नाम ही जोड़ कर अकेले आदमी खा गया होगा, बताइए। अली बिन अबू बकर कूफी, अली बिन अबू बकर कूफी, लगता है घर वाला 4-5 आदमी का नाम जोड़ा गया है इसमें, ठीक है। ये क्या किया है, तो फारसी भाषा में अनुवाद किया है। किसका, जल्दी से बताइए, चचनामा का। किसका, चचनामा का। लेकिन अरबी भाषा में था और फारसी भाषा में इसका अनुवाद हुआ, ठीक है। अब है एक और महोदय थे, ठीक है, जो इस चचनामा को अंग्रेजी और सिंधी भाषा में भी अनुवाद किया। वो कौन था, काली चबेग, ठीक है। इससे बढ़िया रहता इसका, ठीक है, चाची चबेग रहता तो वो बढ़िया याद हो जाता, ठीक है। काली चबेग के बदला, ठीक है, क्या आ जाएगा, काली चबेग, ठीक है, काली चबेग। ये काली चबेग क्या किया था, चचनामा का अंग्रेजी और सिंधी भाषा में अनुवाद किया था। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
अब आते हैं अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी यानी संस्कृत भाषा की ये प्रथम व्याकरण पुस्तक है। संस्कृत भाषा की ये प्रथम व्याकरण पुस्तक है, जिसके लेखक कौन है तो ध्यान रखिएगा, पाणिनि है। कौन है? पाणिनि है। कौन है? पाणिनि है। और ये अष्टाध्यायी से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है तो मौर्य काल के पहले का और मौर्य युगीन दोनों का। ठीक है, यानी मौर्य काल से पहले भी मौर्य काल के तक में, ठीक है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, किससे? तो पाणिनि के द्वारा जो लिखा गया अष्टाध्यायी। अब यहां से एक क्वेश्चन तो खूब बन जाता है, ठीक है, कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। तो पाणिनि अपने अष्टाध्यायी में किसका जिक्र करते हैं तो मौर्य सम्राट से पहले का भी और मौर्य साम्राज्य का भी। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत? चलिए, हम लोग जो लिपि पढ़ते हैं ना, ठीक है, लिपि का सबसे पहली बार उल्लेख किसमें हुआ था? अष्टाध्यायी में हुआ था। कहाँ हुआ था? अष्टाध्यायी में हुआ था। क्या दुश्मनी हो गया दोस्त? उसको एक्सपोर्ट फॉर्म में लाते हैं तब दिक्कत नहीं होता, तब एक बार में हो जाता है, जैसे पिछला क्लास लिए थे। मेन हो गया कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है पेन ड्राइव में, समझे? चलिए, आइए, सबसे पहले लिपि का उल्लेख किसमें होता है जल्दी से बताइए? अष्टाध्यायी में। किसमें होता है? लिपि जो होता है ना, जो अभी हम लोग देवनागरी लिपि जैसे बोलते थे, लिपि शब्द का जो पहली बार प्रयोग हुआ किसमें हुआ है? अष्टाध्यायी में। तो इसको बढ़िया से याद कर लेना है। ठीक है, अगला ये, इसके बाद है क्या लिखा है, एक और पुस्तक है, दूसरा कौन सा है? गार्गी संहिता। क्या है? गार्गी संहिता। गार्गी संहिता किसके द्वारा लिखा गया? कात्यायन के द्वारा। किसके द्वारा? कात्यायन के द्वारा। अब इसके बारे, इससे हमें क्या जानकारी मिलती है तो भारत पे यवन आक्रमण के बारे में। ठीक है, भारत पे यवन आक्रमण के बारे में जानकारी मिलता है। जैसे यवन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, बाद में। ठीक है, यवनिका सुने होंगे, जैसे सिनेमा में जो पर्दा लगता है, नाटक वगैरह थे, ठीक है, पर्दा गिरता, ये सब प्रचलन कहाँ से आया? ठीक है, इन सब चीजों के बारे में जो हमें जानकारी थोड़ी बहुत मिलती है वो किससे मिलती है? गार्गी संहिता से। तो गार्गी संहिता किसके द्वारा लिखा गया? कात्यायन के द्वारा। किसके द्वारा लिखा है? कात्यायन के द्वारा लिखा गया। ठीक है, और ध्यान रखिएगा एक ज्योतिष ग्रंथ भी है। कौन सा? तो गार्गी संहिता। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि गार्गी संहिता है क्या है? गार्गी संहिता ऐसे लिख दिया, ठीक है, गार्गी संहिता है। अब ऐसे दे दिया आपका, ठीक है, अर्थशास्त्र, समझ गए? अर्थशास्त्र ऐसे लिख दिया, ठीक है। इसके बाद वास्तुशास्त्र, ठीक है, तीसरा दे दिया वास्तु, दूसरा दे दिया वास्तुशास्त्र, और तीसरा दे दिया ज्योतिष शास्त्र। तो क्या हो जाएगा? आप क्या टिक लगाइएगा? ज्योतिष शास्त्र। क्या लगाइएगा? टिक, ज्योतिष शास्त्र। समझने में कोई दिक्कत? जल्दी से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, चलिए आइए, तो जल्दी से बता दीजिए गार्गी संहिता किसके द्वारा लिखा गया है? कात्यायन के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? कात्यायन के द्वारा लिखा गया है। और इससे किसके बारे में जानकारी मिलता है? तो यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है, जो भारत पे यवन आक्रमण किया था। अब आइए, पतंजलि, फिर एक नया नाम हमको मिलेगा। कौन सा है ये? पतंजलि है। कौन है? बाबा रामदेव बोला पतंजलि नहीं, ठीक है, जो साबुन मिलता है, सर्फ मिलता है, ठीक है, जो सब नाम प्रोडक्ट में ना, पतंजलि प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये पतंजलि बाबा रामदेव वाले नहीं है। पतंजलि ये भी एक व्यक्ति थे, ये एक पंडित, एकदम प्रकांड विद्वान थे। ये किसके दरबार में रहते थे? तो पुष्पमित्र शुंग के दरबार में। किसके दरबार में? पुष्पमित्र शुंग के दरबार में। अब यहां से हम आपको एक चीज और सिखा रहे हैं, ये सब क्वेश्चन पूछ लेता कि कौन किसके दरबार में रहता था। जैसे यदि देखिएगा कि अभी हाल जो 1275 दरोगा का कुछ दिन पहले एग्जाम हुआ था, ठीक है, उस एग्जाम में पूछ लिया था कि चरक किसके दरबार में रहता था, ठीक है। तो इसको हल्का में नहीं लेना, हल्का में इसको लीजिएगा तो हम लोग हल्का हो जाएंगे, ठीक है, तो फिर हम लोग का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो इसको वैल्यू देना है तो मेरा भी वैल्यू बनेगा, मतलब हम लोग का, मेरा प्रीतेश सरकार नहीं, मतलब सब लोग का, ठीक है। चलिए, तो पतंजलि किसके दरबार में रहता था? पुष्पमित्र शुंग के दरबार में। किसके दरबार में? पुष्पमित्र शुंग के दरबार में। तो यदि पुष्पमित्र शुंग के दरबार में रहता था तो फिर तो किसके बारे में जानकारी मिलेगा? पुष्पमित्र शुंग के ही बारे में जानकारी मिलेगा, यानी शुंग वंश के ही बारे में जानकारी मिलेगा ना, कि पुष्पमित्र शुंग कैसे थे, राजाओं के साथ कैसे व्यवहार करते थे, उनका शासन व्यवस्था कैसा था, वहाँ गुप्तचर कैसा था, सेना दौड़ को मारता था कि प्यार से लपड़ियाता था, ठीक है, एकदम खड़े चौराहे पर टांग के गोली मार देता था, यानी वहाँ के बारे में हमें जानकारी मिलता है। किससे? तो पतंजलि के जो है दरबार में रहते थे, पुष्पमित्र शुंग के दरबार में पतंजलि रहते थे, ठीक है। चलिए, अब आते हैं विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
अब यहाँ वहाँ क्या था, अभी जो हम लोग पढ़े वो ये पढ़े थे कि भारतीय इतिहास को जानने में के स्रोत, और वो स्रोत किस प्रकार का था, हमारे भारतीय स्रोत था। कैसा था, भारतीय स्रोत था, यानी यहाँ के विद्वानों के द्वारा जो साहित्य लिखा गया था उससे हमें जानकारी मिल रहा है किसके बारे में, किसके बारे में, मतलब प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिल रहा। अब कुछ चिरकुटवा जो बाहर से घूमने के लिए भी आता है ना, जैसे अब मान चलिए कि आप जाइएगा कभी दिल्ली घूमने के लिए और आपको वहाँ खूब पॉल्यूशन लगेगा, आके गरियाइएगा ना, मत पूछो कैसे दिल्ली वाला लोग रहता है, एकदम बेवकूफ़ है, बहुत वाहियात है, ठीक है, इतना पॉल्यूशन है, लोग ठगता है, वहाँ जाओगे 5 रुपया वाला ऑटो वाला 15 रुपया ले लेता है। आप क्या करते हैं, वहाँ गए घूमने के लिए और वहाँ आकर के अपना यात्रा वृत्तांत लिख देते हैं, फेसबुक पे पोस्ट कर देते हैं कि हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी दिल्ली मेट्रो पे घूम रहा हूँ, ठीक है, यहाँ इन्होंने मेरा जेब काट लिया है। क्या कर देते हैं, अपनी यात्रा वृत्तांत सुना देते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में भी इतिहास से हमें जानकारी मिल जाता है। तो यही भी हमारे कुछ विदेशी यात्री थे जो घूमने के लिए आए थे, ठीक है, और वहाँ जो है कुछ घूमने के लिए आए थे, अब कुछ सुनाई हुई बातों पे आधार पे लिख दिया था। जैसे कि मान चलिए कि हम कभी पाकिस्तान नहीं गए हैं, ठीक है, लेकिन हमारे एक से एक न्यूज एंकर महोदय कहते हैं कि चिरकुटवा भीख मांगने पे प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है, प्याज जो है 500 रुपये किलो है, आटा जो है 1000 रुपये किलो है। क्या करते हैं, कुछ कुछ सुनी हुई बातों के आधार पे भी हम लोग क्या करते हैं, जानकारी लेते हैं, ठीक है। अब ये हम आपको कहानी के तौर पे नहीं बताएं, ये समझने के लिए बताएं, अब आपको मिलेगा। जैसे टेसियस, टेसियस जो है ईरान का राजवैद्य था। कहाँ का था, ईरान का राजवैद्य था। यहाँ कुछ इतिहास में जानकारी मिलता है कि टेसियस आया था, कुछ इतिहास में जो बुक में कहता है कि टेसियस यहाँ अइबे नहीं किया था। ये सुनी हुई बात के आधार पे जो है इतिहास भारत का लिख दिया था। कौन, टेसियस, ठीक है। तो अपने को क्या याद रखना है कि टेसियस कहाँ का था, ईरान का एक राजवैद्य था, अपना भाषा में कहिएगा तो डॉक्टरवा था, ठीक है, कौन था, डॉक्टरवा महोदय थे, ठीक है। तो ये भी क्या करते हैं, भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। भाई जब ये आएगा ढंग से तभी तो बढ़िया से लिखेगा, ये सुनी हुई बातों पे लिख दिया, सुनी हुई बातों पे लिखेगा तो अविश्वसनीय ही होगा ना, ठीक है। चलिए, इसके बाद आता है हेरोडोटस। कौन है, हेरोडोटस। इतिहास का पिता किसको कहा जाता है, हेरोडोटस को। किसको कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। इन्होंने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत और फारस, यानी फारस किस देश को कहा जाता है, ईरान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ईरान को कहा जाता है। उसके संबंध में जो है वर्णन किया है कौन, हेरोडोटस। और उनकी पुस्तक कौन है, हिस्टोरिका। कौन है, हिस्टोरिका। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि इतिहास का पितामह किसको कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। हिस्टोरिका किसके द्वारा लिखा गया, हेरोडोटस के द्वारा लिखा गया। हिस्टोरिका किसके द्वारा लिखा गया, हेरोडोटस के द्वारा लिखा गया। हिस्टोरिका में भारत का जो है भारत और किस देश के संबंधों का जिक्र किया गया, भारत और ईरान के बीच में। भारत का किस देश के साथ संबंध का जिक्र किया गया, ईरान। ईरान को क्या कह रहे हैं, उसमें फारस कह रहे हैं, ठीक है। चलिए आइए, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। ये भी बोला, हेलो हेरोडोटस महोदय, देखिए नो यहाँ तो बहुत बढ़िया आदमी है, यहाँ तो कुछ खराब आदमी है। तो हेरोडोटस महोदय आए नहीं, इनको कोई फोन पे कॉल किया, ठीक है, गया होगा, कौवा कान में फूंक दिया कि अरे वहाँ तो ऐसा है, अरे वहाँ तो वैसा है, ठीक है, यहाँ ऐसा हो रहा है। यानी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है, कोई इनका एविडेंस नहीं है। तो अपने को क्या याद रखना एग्जाम के व्यू से, इतिहास का पितामह किसको कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। हिस्टोरिका किसके द्वारा लिखा गया, हेरोडोटस के द्वारा लिखा गया। हिस्टोरिका में भारत का अन्य किन देशों के साथ संबंध का जिक्र है, फारस यानी ईरान के साथ है। यह किस सदी में लिखा गया था, तो 5वीं सदी में। किस सदी में, 5वीं सदी के ईसा पूर्व के भारत एवं फारस के संबंधों का वर्णन किया गया। अपना काम बनता, आप भार में जाए जनता, ठीक है। वो अनुश्रुतियों पे लिखा है कि कैसे लिखा है, बस मेरा क्वेश्चन बने, नौकरी हो, काम खत्म, ठीक है। चलिए, क्या विचार है, चलिए आइए जल्दी से। अब होता है हेरोडोटस का काम खत्म, खल्लास, इसको आगे बढ़ाएं। अब है दूसरा सिकंदर, विश्व विजेता सिकंदर, विश्व विजेता सिकंदर। तो सिकंदर अकेले नहीं आया था, यो अपना साथ आया था चेला चटिया लेकर के, रे चलो तुमको भी हम घुमाते हैं भारत, ठीक है, देखते हैं वहां का कैसा, भारत सोने की चिड़िया कहा जाता है, चलो थोड़ा सा तुमको भी वहां से घुमा के लाते हैं। जैसे होता है ना, अब 1 जनवरी आने वाला है, तो आप अकेले तो जाइएगा नहीं घूमने के लिए, कुछ लोग अपना स्पेशल घूमने के लिए जाएंगे, कुछ लोग दोस्तों के साथ जाएंगे, कुछ लोग कहेंगे हम इधर चलते बच्चा पार्टी करने के लिए। तो अकेले तो जाता नहीं है करने के लिए, जैसे हम भी बच्चा पार्टी करने के लिए प्लानिंग में थे, लेकिन ठंडे देख करके मन ही नहीं करता घर जाने का।
ठीक है, नहीं तो हम भी प्लानिंग किए थे कि चलेंगे 1 जनवरी को बच्चा पार्टी के साथ घूमेंगे, लेकिन प्लान लग रहा कैंसिल हो जाएगा। तो सिकन हाँ, आज ठंडा नहीं है, आज ठंडा गांव में बहुत है, गांव की तरफ। बताइए, सिकंदर, सिकंदर के साथ और कौन आया था? नियारकस। कौन आया था? नियारकस। और कौन था? ओनेसिक्रिटस। कौन था? ओनेसिक्रिटस। ओनेसिक्रिटस। और अरिस्टोबुलस। कौन था? अरिस्टोबुलस। यानी नहीं दिख रहा होगा तो हम लिख देते अरिस्टोबुलस। कौन था? अरिस्टोबुलस। ध्यान रखिएगा कि जो लोग हमारे ऑनलाइन में जुड़े हैं आप लुसेंट लेकर के बैठिएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि कंबल में ले लिए एकदम मोबाइल चला करके देख रहे, तब फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है। लुसेंट को ले करके तब मजे से पढ़ना है, ठीक है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि सिकंदर के साथ और कौन कौन आया था, जल्दी से बताइए। नियारकस। कौन आता? नियारकस। इसके बाद कौन आता? ओनेसिक्रिटस। नियारकस, ओनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस। नियारकस, इसके बाद जल्दी से बोलिए, नियारकस, दूसरे बाद ओनेसिक्रिटस। ओनेसिक्रिटस, 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 और तीसरा कौन था? अरिस्टोबुलस। अरिस्टोबुलस। ये तीन जो है लेखक थे। किसके साथ आया था? सिकंदर के साथ। और जब सिकंदर के साथ लेखक आएगा तो वहां डांस करेगा, ये क्या करेगा? ये लिखेगा ना। जब लेखक है तो डांस नहीं करेगा, वो लिखेगा, ठीक है। तो इसके बारे में भी जानकारी मिलता है क्या, बताइए। अब यदि हम कौन है अभी, कौन चुनाव लड़े थे यहाँ से आरजेडी की तरफ से? खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव क्या करेंगे? डांस करने वाले लोग हैं ना, ठीक है। तो उनसे ज्यादा मनोरंजन होगा, ठीक है। अब हम विवाद पे नहीं जा रहे हैं, हम आपको जो जानकारी के तौर पे बता रहे हैं। लेखक महोदय आए हैं तो लेखक वहां से लिखेंगे। चलिए, फालतू के चीज पे बात करने का कोई फायदा है नहीं। चलिए आगे बढ़े। चलिए, हाँ ठीक है, हमको पता है। चलिए, तो अभी तक क्या को कर लिए थे? हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, जो हो गया बस, ज्यादा देर का नहीं है। अब इसके बाद आइए मेगास्थनीज। अरे अरे, मेगास्थनीज कैसे आ जाएगा? अर्थशास्त्र करवा दिए है ना? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, चलिए ठीक है। चलिए आ जाइए अब। अभी तक किसके किसके बारे में जानकारी मिले? हमको जानकारी किससे मिला था, जल्दी से बताइए। एगो टेसियस था, ठीक है। टेसियस के बारे में हमको जानकारी मिला, टेसियस से। दूसरा किससे? हेरोडोटस से। किसे मिला था? हेरोडोटस से मिला था। और फिर किसे मिला था? सिकंदर आया था, वो अपने साथ लेखक, ठीक है। वो भी यहाँ का जिक्र किया गया, जिसे भारत विश्व विजेता कहा जाता है कि विश्व विजेता किसको? सिकंदर को कहा जाता है। वो भी कहता है कि आया था। और ठीक है, तक्षशिला के शासक जो था कौन था? वो तक्षशिला के शासक अम्भी था, ठीक है। वो आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग थे पोरस का युद्ध जो पढ़ते, ये सब हमें जानकारी किसे मिलेगा? तो लेखकों से मिलता। तो किसे मिल रहा है? यूनान के सब लेखक था, ठीक है। अगला आते हैं कौन सा? मेगास्थनीज। कौन आता है? मेगास्थनीज। कौन आता है? मेगास्थनीज आता है। तो सब बिट्टू उसको जो है ना, 1 मिनट तो ध्यान नहीं रहता, रिकॉर्ड पे नहीं लगाए थे। चलिए, कौन आया था? मेगास्थनीज आया था। अब मेगास्थनीज कौन था? हम आपको उस दिन बताए थे, क्या था? इलोकनिया था। मेगास्थनीज कौन था? इलोकनिया था। ऐसे नहीं होता कि शादी होता है तो पीछे से जाता है कि ठीक है, 1-2 दिन देखता है, लड़की की तरफ से जाता है, ठीक है। अब इसके बाद ही जा करके जो है ना घर वाला को इन्फॉर्म करता है, पता है ना लड़की का जो है ना, ये जो साथ में लोकनिया गया, वो कहता है पता है मम्मी, ये लड़का के यहाँ भैंस बहुत है, लड़का के घर के बगल में जो है ना वो बकरी बहुत बांधता है। तो लड़के का मम्मी बहुत जो है ना झगड़ा करती है, बोलती बहुत है। तो ये सब जो जानकारी कौन देता? लोकनिया ने देता है। तो ये भी मेगास्थनीज कौन था? ये भी लोकनिया था। किसका लोकनिया था? तो सेल्यूकस निकेटर का लोकनिया नहीं था, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर और सिकंदर जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध होता है। और युद्ध के बाद क्या आता है? चंद्रगुप्त मौर्य विजयी होता है, ठीक है। और विजय होने के बाद जो है सेल्यूकस निकेटर की बेटी होती है हेलिना। क्या नाम है? अरे रुको 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 रुको, क्या हेलना? हाँ ठीक है, हेलना कहो या हेलिना कहो, ठीक है, मैटर नहीं करता है। हेलिना की शादी किससे कर दी जाती है? चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी जाती है। और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ साथ जो क्या करता है, सॉरी, शादी के साथ साथ क्या करता है? सेल्यूकस निकेटर अपने राजदूत के तौर पर यानी लोकनिया के तौर पर भेज देता है, भारत जाओ, थोड़ा सा वहां भी तुम वहां रहना, थोड़ा सा वहां देखना। तो ये महोदय चलाया था किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ आया था, मौर्य साम्राज्य में आ गया था। और यहाँ ये लोकनिया रह करके, ठीक है, एक बुके लिख दिया।
ठीक है। वो बुक का नाम क्या था? इंडिका। कहाँ है? इनने लिखल छुपल है, इंडिका लिख दिया। ठीक है। अब यहाँ इंडिका के माध्यम से हमें भारत के बारे में जानकारी मिलता है। ध्यान रखिएगा, ये इंडिका अभी वर्तमान में नहीं है। ठीक है। ये भी क्या हुआ था कि वहां का जो बार कुछ इतिहासकार रहा, जैसे प्लिनी, एस्ट्रोबो, जस्टिन, ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे आगे। ये क्या करता है, उसके उद्धरण का जो है, मतलब उसका जो है लाइन का रेफरेंस देकर के लिखता है कि लिखता है मेगास्थनीज में के इंडिका के द्वारा हमें ऐसा जानकारी मिलता है। ध्यान रखिएगा, इंडिका वर्तमान में है नहीं, इंडिका वर्तमान में है नहीं, तो हमें कैसे पता चल रहा? तो और भी जो इतिहासकार है ना, वो लिखा है किसका रेफरेंस दे करके? इंडिका का रेफरेंस दे करके लिखा है कि ऐसा जो लिखा गया था। तो यदि आपसे पूछे कि इंडिका किसके द्वारा लिखा गया था? मेगास्थनीज के द्वारा। ठीक है। वो किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। वो किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। बाकी हम आपको मजाकिया तौर पे बताए हैं, ठीक है, कि मेगास्थनीज लोकनिया के तौर पे आ गया था। ठीक है, यहीं रहा था। और कौन किताब लिख दिया था? जल्दी बताइए। इंडिका लिख दिया था। तो लोकनिया वाला याद रहेगा ना? क्या लोकनिया याद रह जाएगा? हाँ, चलिए, बढ़िया बात है कि लोकनिया। सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी हेलिना। ठीक है। और हेलिना की शादी हो जाती है चंद्रगुप्त मौर्य से। पहले तो ऐसा परंपरा होता था कि राजा है, जीत लिया, ठीक है, तो उसकी बेटी से शादी कर लिया। ठीक है। बेटी से हो या उसकी बहन से हो, ठीक है, उससे शादी कर लिया। ठीक है। तो शादी किया तो लोकनिया भी भेज दिया। ठीक है, साथ में जाओ कर रहना। चलिए, इसके बाद आइए डायमेकस। डायमेकस, डायमेकस कौन था? तो सीरिया नरेस एंटियोकस। सीरिया नरेस एंटियोकस इसका राजदूत था। किसका था? राजदूत। अब देखिए, राजदूत का मतलब बस समझ लीजिए कि जानकारी देने वाला। ठीक है। जैसे यदि कोई बिहार का, महेंद्रू का ही आदमी, ठीक है, जाकर के मान के चलिए रह गया अमेरिका में और घुलटनिया मार दिया, मर गया, मिर्गी लग गया, ठीक है, ठंडी मौसम में मर गया, तो अब वो किसको जानकारी देगा? कैसे पता चलेगा? तो तुरंत जो है राजदूत के पास इंफॉर्मेशन आता है। ठीक है। अमेरिका में जो स्थित है भारत का राजदूत, उसके पास मैसेज आता है कि भाई साहब, महेंद्रू का एक आदमी घुलटनिया मार दिया, टपक गया। ठीक है। वो तुरंत जो है उसका खंगालता भारत विदेश मंत्रालय के पास भेजता है। ठीक है। विदेश मंत्रालय फिर उसका खंगालता है, इसका कहाँ है? तो अच्छा महेंद्रू का था, इसका डेटा निकालेगा। ठीक है। तुरंत इंफॉर्मेशन देगा। तो राजदूत क्या करता है? इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है। यानी एक प्रतिनिधि के, अपना भाषा में समझ ले, प्रतिनिधि के तौर पे। चलिए आइए। तो डायमेकस किसका था? सीरिया नरेस एंटियोकस का था। कहाँ का नरेस था? सीरिया नरेस। सीरिया जो देश है, ठीक है, उसी का राजा था कौन? एंटियोकस। उसी का राजदूत था कौन? डायमेकस। ये किसके दरबार में आया था? तो ध्यान रखिएगा, बिंदुसार के दरबार में। बिंदुसार किस राजवंश का शासक था? तो मौर्य वंश का। किस वंश का था? मौर्य वंश का। क्या समझने में कोई दिक्कत? इसके बाद आइए, इसका काम खत्म। अब आपसे क्वेश्चन पूछे डायमेकस, जल्दी से बताइए किसके दरबार में आया था? डायमेकस किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में। किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में आया था। ध्यान रखिएगा, यहाँ बिंदुसार भी है, एगो बिंबिसार भी है। ठीक है। बिंबिसार लिख ही देते हैं। ठीक है, क्यों अपने को तबाह होना? बिंबिसार। ठीक है। ये बिंबिसार जो है, ठीक है, ये था कौन? हर्यक वंश का। कौन था? हर्यक वंश का। लेकिन हम आपसे क्या पूछ रहे हैं? बिंदुसार। हम लोग अभी चर्चा किसके बारे में कर रहे हैं? बिंदुसार। बिंदुसार किस राजवंश से हो जाएगा? मौर्य वंश से। किससे हो जाएगा? मौर्य वंश से। किससे हो जाएगा? मौर्य वंश से संबंधित हो जाएगा। ठीक है। तो इतना तो ध्यान रखना है। ठीक है। आइए, डायमेकस किसके दरबार में? बिंदुसार। और डायनोसियस, डायनोसियस किसके दरबार में आया था? अशोक के दरबार में। किसके दरबार में? अशोक के दरबार में। ठीक है। और ये कौन था? तो मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। यहां से तीनों लाइन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये दरोगा में भी क्वेश्चन पूछा है, अभी रिसेंटली मेंस में एग्जाम पूछा था 1275 में। तो आपको याद क्या रखना है? डायनोसियस किसके दरबार में आया था? अशोक के दरबार में। डायनोसियस किसके दरबार में? अशोक के दरबार में आया था। और डायनोसियस किसका राजदूत था? तो मिस्र नरेश कौन था? टॉलमी फिलाडेल्फस का। काम खत्म। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। टॉलमी, टॉलमी, ठीक है, ये टॉलमी एक पुस्तक लिखा, कौन? भारत का भूगोल। तो आपसे क्वेश्चन पूछे भारत का भूगोल किसने लिखा? तो टॉलमी। अब इस सबसे हमें क्या मिलता है? भारत के बारे में जानकारी मिलता है। यहाँ किस प्रकार की वनस्पति थी, ठीक है, यहाँ कैसे व्यापार होता था, यहाँ खनिज संपदा कैसी होती थी, जड़ी बूटी कैसा होता था, इस सब के बारे में हमको जानकारी था। कौन पुस्तक है? भारत का भूगोल। इसको लिखा कौन है? टॉलमी लिखा। कौन लिखा है? टॉलमी मिला। अब देखो तो कौन सा है? प्लिनी। कौन है? प्लिनी। इसके द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया? नेचुरल हिस्ट्री। क्या लिखा गया? नेचुरल हिस्ट्री लिखा गया है। इसमें भी जो भारतीय पशु, यानी गाय है कि घोड़ा है, ठीक है, सुअर है कि खच्चर है, ठीक है, इस सब के बारे में जानकारी मिलता। पेड़ पौधा, बबूल है कि बरगद है कि कौन सी शीशम है कि तार है कि नारियल है, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। काम खत्म।
पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन से, ये भी अनाथे है, ये भी अनाथ है, इसका भी कोई माँ बाप नहीं है, ठीक है, ये भी एकदम अनाथ है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि इसको मूल रूप से लिखा किसने है, इसको मूल रूप से लिखा किसने है। लेकिन यदि आपसे पूछे कि इसका अनुवाद किसने किया तो लिख लीजिए एस्कॉफ महोदय है। कौन है? एस्कॉफ। आपके लुसेंट में नहीं दिया है, लिख लीजिए। वो लड़की जो बनती है स्कार्फ, वो नहीं, ठीक है, स्कार्फ पता है कान में बांधने वाला, ठीक है, तो वही एस्कॉफ है ये, ठीक है। हाँ, ये पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी का अनुवाद कौन किया है? एस्कॉफ महोदय के। चलिए आइए, यह लेखक करीब जो है 80 ईस्वी यानी पहली शताब्दी में, 80 सदी बोले, 80 ईस्वी बोले तो पहली शताब्दी में हिंद महासागर की यात्रा पे आया था। उसमें भारत के बंदरगाह तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दिया है। कौन? पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी। इसका लेखक कौन है? उगाएब है, कोई था नाविक, हो सकता है कहीं जो है उसका मन नहीं लग रहा होगा, जहाज से घुलटनिया मार दिया होगा, ठीक है, वो डूब गया, लेकिन वो लिख के डूबा होगा। तो अपने को क्या याद रखना है? पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, ठीक है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी के लेखक कौन है? तो अज्ञात है, ठीक है। किस सदी में लिखा गया था? तो पहली सदी ईस्वी में, ठीक है। और इसके बाद से क्या मिलता है? भारत के बंदरगाह व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलता है। बोलो, कोई दिक्कत? क्या पूछ रही थी? हाँ, अच्छा, इसका अनुवाद स्कॉफ किया ना अनुवाद। अच्छा, लिखा कौन, इसलिए पता नहीं चल रहा। अब जरूरी थोड़ा कि लिख दिया, ठीक है, लेकिन उसका पता नहीं, वो अपना नाम नहीं जिक्र किया होगा कि प्रीतेश कुमार लिखा, प्रीतेश कुमार टपक गया, ठीक है, तो ग्रंथ तो रह गया ना। क्या है, टपक नहीं सकते हैं? ऐसे नहीं बोला जाता है। ओ, फिर पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा ना, घाटा लग जाएगा फिर। चलिए आइए, हो गया। ये था सब, कौन था? विदेशी यात्री था, ठीक है, सब यूनान की तरफ से, यूरोप की तरफ से आने वाला था। अब कुछ चाइनीज है, चाई चूं करने वाला भी है, एकदम चिप्पू लाल वाला, देखते हो इतना इतना कद्दा, इतना वाला पाइपू चाई चूं करने वाला होगा, सब चाइनीज यात्री है, ठीक है। उसमें चाइनीज यात्री में पहला फाइफू वाला है, कौन है? फाहियान। अरे रुको, देखो चाइनीज बोले तो कैसे चिढ़ रहा है। मैंने बोर्डबो सब चाइनीज है ना रहता, मैक्सअप कहाँ का, हमको लगता है कोरिया की कंपनी है ना। संभव तो वही किया है, इंडियन नहीं है। चलिए, कौन है? फाहियान। अब फाहियान आते हैं, ये चाइनीज यात्री हैं। कौन है? चाइनीज यात्री। इफाइफू करते रहेगा, ठीक है। इसकी यात्रा वृत्तांत का भी नाम है फूकोकी। कौन है? देखो नामों कौन सी लिखा, फूकोकी, ठीक है। इसकी यात्रा वृत्तांत, इसकी पुस्तक है। चलिए अब आइए, ये किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय किस राजवंश से संबंधित है? गुप्त वंश से संबंधित। तो गुप्त वंश का शासक था कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके दरबार में ये आया था, ठीक है। और सबसे पहले घूमने के लिए कहाँ चल गया था? तो मध्य प्रदेश है। कहाँ? मध्य प्रदेश। और आता है, कहता है कि यहाँ का समाज और संस्कृति के बारे में जानकारी देता है कि यहाँ आदमी बड़ा अच्छा है, ठीक है। जींस पैंट खूब बढ़िया से पहनता है, दाढ़ी उड़ी बढ़िया से रखता है, चश्मा उश्मा लगा कर रखता है, यानी यहाँ के समाज के बारे में जानकारी देता है। कौन? फाहियान। तो अब आपसे क्वेश्चन, यदि एक लाइन में खूब इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन को हम लोग कहते हैं आवारा क्वेश्चन है। तो आवारा आदमी नहीं होता, कहीं मिल जाता है रोड भटकते उटकते, तो ये आवारा क्वेश्चन है, आपको कहीं मिल जाएगा। कोनो एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, ये आपसे मिल जाएगा, ये मुलाकात कर लेगा। और बिट्टू बाबू कैसे हैं? तो बिट्टू बाबू का मतलब है, बताओ हम किसके दरबार में आए थे? बता दीजिए जल्दी से, किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। तो ये आवारा यही है, ये आवारा, ये अपना नाम नहीं पूछेगा, ये पूछेगा तुम बता दो हम किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। अब यहाँ लपेटने के लिए ऑप्शनों दे देगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय। ये होशियारी करेगा, हम उससे ज्यादा होशियार हैं, कहेंगे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, मौर्य मर गया, मौर्य मर गया। अब तुम फूको की करो किसके समय में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। आइए, ये कितना दिन रह गया था भारत में? 14 साल रहा था। बताइए, माँ बाप खोजने वाला नहीं था, 14 साल दूसरे देश में रह जाता है। कितना दिन रहा था? 14 साल रहा था भारत में, ठीक है। और ये बताया था भारत को सुखी एवं समृद्ध देश बताया था, ठीक है। मध्य प्रदेश को बताया था। अगला जाइए, दूसरा कौन सा? संयुगन। कौन है? संयुगन। कौन है? संयुगन। कौन है? संयुगन। कौन हो जाएगा? संयुगन, ठीक है। ये कब आया था? 518। अब बता दो, चौथी सदी में आएगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। बताइए, संयुगन जो है 518 है, तो 518 का कौन सा सदी लिखेंगे?
518 का कौन सा सदी लिखेंगे? छठी सदी। कौन सदी लिखेंगे? छठी सदी। यही हम आपसे क्वेश्चन पूछने वाले थे कि संगीन किस सदी में भारत आया, तो छठी सदी में आया था। ठीक है, और ये 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित किया था और ये फिर भाग गया था। ठीक है, अगला जो जल्दी से, फिर कौन आया? वेनसांग। कौन आया था? वेनसांग। वेनसांग किसके समय में आया था? हर्षवर्धन के समय में। किसके समय में था? हर्षवर्धन। यहाँ का शासक उस समय कौन था? हर्षवर्धन था। ठीक है, उसके समय में भारत आया था। और ये कब आया था? 629 ईस्वी में। कब आया था? 629। यदि 629 को बोले तो कौन सी सदी हो जाएगी? 7वीं सदी। कौन सा जाएगा? 7वीं सदी में भारत आया था और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम भारतीय राज कहाँ पहुंचा था? कपिशा। ठीक है, ये भी मध्य प्रदेश में ही हो जाएगा। ठीक है, और कितना दिन तक रहा था ये? 15 वर्ष रहा था। कितना रहा था? 15 वर्ष रह करके 645 में वो मार गया था, भाग गया था। हाँ, मतलब वैसा में उसका कुछ जिक्र नहीं मिलता है। नहीं, वैसा कुछ नहीं। चलिए बताइए, वेनसंग। वेनसंग 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 कितना दिन रहा था? 15 साल। कितना रहा था? 15 साल रहा था। किसके दरबार में था? हर्षवर्धन के दरबार में था। किसके दरबार में था? हर्षवर्धन के दरबार में रहा था। और सबसे पहले वो पहुंचा कहाँ था? तो कपिशा पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? कपिशा पहुंचा था। ठीक है, जानते हैं वेनसंग को चीनी शासक आने के लिए नहीं दे रहा था। ठीक है, ये चोरी छुपी भाग गया, आ गया। ठीक है, और जब यह आ गया तब यहाँ जो है नालंदा महाविहार गया था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय यहाँ अध्ययन किया। और जब यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित जो ग्रंथ एकत्र कर लिया बौद्ध धर्म से संबंधित, तब गया चीनी शासक वहाँ चीन के सम्राट से मिलने के लिए, तब इसको सम्मानित किया था। ठीक है, तो ये चोरवा था, अपने देश में ही चोरवा था, चोरी छिपी आया था, लेकिन जब अच्छा काम करके गया तब उसको सम्मानित किया। तो ये हमारे समाज का भी है ना, कि पहले जब काम किया जाता है तो उसको लोग दबाता है। ठीक है, कि ना ये इससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, उसको मारता पीटता जैसे होता है ना, इतना आसान है लड़की को बाहर पढ़ने के लिए भेजना। ठीक है, अगल बगल ढेर है, अफवाह फैलाएगा। ठीक है, कि पढ़ती नहीं है, ये करती है, वो करती है। और जब वही सिलेक्शन हो जाएगा तो जो पहले शिकायत करता वही जा करके माला पहनाता, अरे मेरी बेटी तुम तो गौरव हो। ठीक है, हमको पता था कि तुम ये करोगी। ठीक है, तो वेनसंग महोदय भी कुछ वैसे ही थे। ठीक है, इनको भी शासक आने के लिए नहीं दे रहा था, लेकिन जब अच्छा काम किए तब फिर इनको आने का मौका मतलब ये सम्मानित इनको किया गया। चलिए आइए टॉपिक पे आते हैं। तो वेनसंग किसके दरबार में आया? जल्दी से बताइए। हर्षवर्धन। किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ठीक है, और कब आया था? 629 में आया था। ठीक है, वापस कब गया था? 645 में। कितना दिन रहा था? 45 वर्ष रहा था। सबसे पहले भारत के किस राज्य में पहुंचा था? कपिशा, जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है। ठीक है, इसके बाद ये ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, यहाँ ग्रंथ एकत्रित किया था, ये फिर वापस चला गया। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो वापस गए थे तो इन्होंने एक यात्रा वृत्तांत लिखा था। कौन? उस यात्रा वृत्तांत का नाम है सीयूकी। क्या है? सीयूकी। आपको यहाँ मिलेगा इसका जो है यात्रा वृत्तांत क्या है? सीयूकी। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, क्या हो जाएगा आपका? सीयूकी नाम से प्रसिद्ध, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। यदि आपसे पूछे कि सीयूकी में कितना देशों का वर्णन मिलता है? 138 देशों का। कितना मिलता है? 138 देशों का विवरण मिलता है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने जो है, चूंकि हर्ष के काल में आया था तो हर्ष के बारे में ही बोलेगा ना, तो हर्ष के समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में इन्होंने वर्णन किया था। इसके अनुसार सीयूकी में उन्होंने लिखा कि सिंध का राजा जो था वो शूद्र था। क्या था? शूद्र था। ठीक है, वेनसंग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमा का भी पूजन किया था। तो अपने काम का ये नहीं है। अपने काम का क्या है कि वेनसंग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। सबसे पहले कहाँ आया था? तो कपिशा आया था। ठीक है, कब आया था? कपिशा आया था। कब आया था? 629 में आया था। वापस कब चला गया था? 645 में चला गया था। कितना दिन तक रहा था? 15 साल रहा था। ठीक है, इनकी यात्रा वृत्तांत का क्या नाम है? तो सीयूकी। इनकी यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? सीयूकी। इसके अनुसार सिंध का शासक कौन था? शूद्र था, काम का नहीं है। इन्होंने कितने देशों का उल्लेख किया? 138 देशों का। एक डेप्थ हो जाएगा। ठीक है, यदि आप इसको याद रखते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, वेनसंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेनसंग के अध्ययन के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शिलभद्र। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो है शिलभद्र, जो है वेनसंग जिसमें अध्ययन करे थे नालंदा विश्वविद्यालय में, तो उस समय वहां के कुलपति कौन थे? आचार्य शिलभद्र। कौन थे? आचार्य शिलभद्र। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। कौन विश्वविद्यालय? नालंदा विश्वविद्यालय। किस धर्म के लिए प्रसिद्ध था? किस दर्शन के लिए? तो बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। इसके बाद आता है इत्सिंग। ये कब आया था? 7वीं सदी में। कौन आया था? 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय
विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। यहाँ तक पढ़ लिए। अब यहाँ ज्यादा मजेदार है कि आपको लपेटेगा। हम आपको क्या बोले कि हम सिर्फ आपको क्या पढ़ना है वो नहीं, आपको क्वेश्चन कैसा पूछता है वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए, अब यहां से आपको कैसे फंसाएगा, अब आपको क्रम दे देगा बताने के लिए, ठीक है। क्रम दे दिया बताने के लिए कि आने का क्रम। सबसे पहले कौन आया था जल्दी से बताइए, फाहियान। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं ना, एफ लिख सकते हैं। इसके बाद कौन आया था, संयुगन। कौन आया था, संयुगन। इसके बाद कौन आया था, वेनसांग। इसके बाद इत्सिंग। आपको यदि क्रम याद नहीं है, ठीक है, तो कोड में याद रखना होगा। और ये खूब क्वेश्चन पूछता है, लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। कि सबसे पहले कौन आया, तो फाहियान, फिर वेनसांग, फिर सॉरी फाहियान, संयुगन, वेनसांग और इत्सिंग। इसके आने का क्रम है, ठीक है। टेस्ट हम जब लेंगे तो ये आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। चलिए, अगला काम खत्म, इसको मिटाएं। बोलिए जल्दी से, आगे बढ़ाएं। चलिए, अब आते हैं अरबी यात्री, ठीक है। कौन है, अरबी यात्री। चलिए बता दीजिए जल्दी से। पहला किसका जिक्र होता है, अलबरूनी का। किसका होता है, अलबरूनी का। अलबरूनी ये कहाँ का था, तो ध्यान रखिएगा, ख्वारिज्म, अभी तुर्कमेनिस्तान, जो पश्चिम एशिया या मध्य एशिया, जल्दी से बोलिए। आप लोग का है पता, पश्चिम एशिया का मध्य एशिया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मध्य एशिया। क्या हो जाएगा, मध्य एशिया, ठीक है। तो वो ये जो अलबरूनी आया था, इसको भी लपेटले चलाया था। जैसे नाम सुने हैं, नियार्कस और स्टोबुलस, ओनेसिक्रिटस, किसके तरह का साथ आया था, सिकंदर के साथ। बोला था सिकंदर है, चलो 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 घूम के आते, घूम के आते हैं। तो ठीक है, तो ये भी अलबरूनी की जो है कौन लेकर भाग आया था, महमूद गजनवी। बोले रे चल तुम अकेले कैसे रहेगा, चलो तुम वहाँ थोड़ा सा रहना, तुम साथ में वहाँ लिखना उखना, ठीक है। उसके दरबार में रहता तो वहीं रहता था, बोला चलो तुमको कैसे छोड़ देंगे। तो गजनवी जब भारत पे आक्रमण किया था, लगभग 1018-19 के आसपास जब आया था ना महमूद गजनवी, तो इसको ले चलाया था। किसको, किसको, अलबरूनी को। ये जो है आक्रमण करने के लिए आया था, कन्नौज अभियान किया था। कौन सा अभियान, कन्नौज अभियान। बोला चलो रे तुम भी चलो। तो कन्नौज अभियान के दौरान, ठीक है, अलबरूनी को लेकर चलाया था कौन, महमूद गजनवी। अब यहाँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आ गया था, अलबरूनी किसके साथ आ गया था, गजनवी के साथ। किसके साथ आ गया था, मोहम्मद गजनवी। अब आपको दो चीज फंसाएगा, गजनवी की गौरी, गजनवी की गौरी, तो गौरी नहीं गजनवी, गौरी नहीं गजनवी, ठीक है। तो अलबरूनी गजनवी, अलबरूनी गजनवी, ठीक है, अलबरूनी गजनवी, ठीक है। चलिए आइए, और इसके जो है द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था। कौन पुस्तक है, तहकीक हिंद या किताबुल हिंद, ठीक है। खूब पूछता है, एकदम आवारागर्दी से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये पूछेगा आपसे किताबुल हिंद या तहकीक हिंद किसके द्वारा लिखा गया, या किसकी रचना है, किसके द्वारा, अलबरूनी की। किसके द्वारा, अलबरूनी की ये रचना है। और इससे हमें जानकारी की क्या मिलता, भारत में धर्म और दर्शन, किस प्रकार का त्योहार था, खगोल विज्ञान, ठीक है। इसके बाद रीति रिवाज, प्रथा, सामाजिक जीवन, भारत, मापन विधि, मूर्तिकला, कानून, मापदंड, जितना भी है भारत के बारे में इन्होंने ये उल्लेख किया है। तो अपने काम का क्या है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था, किसके साथ, मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। इन्होंने किस पुस्तक की रचना किया है, किताबुल हिंद या फिर तहकीक हिंद, जिसका अर्थ क्या होता है, भारत की खोज, ठीक है। अगला पे आते हैं इब्न बतूता। कौन है, इब्न बतूता। इब्न बतूता जो है, ठीक है, इब्न बतूता ये कहाँ का रहने वाला था, मोरक्को का रहने वाला था। अफ्रीकी कंट्री है एक मोरक्को। कौन है, मोरक्को। एक बार दरोगा में क्वेश्चन इस पे भर भर के क्वेश्चन पूछ लिया था, किसके बारे में, इब्न बतूता के बारे में। कहाँ का रहने वाला है, मोरक्को का रहने वाला है। कहाँ का रहने वाला है, मोरक्को का रहने वाला है, ठीक है। अब पहले चर्चा कर लेते, इसके बाद हम आपको बताएंगे, ठीक है। इनकी यात्रा वृत्तांत, यानी यात्रा वृत्तांत बोले तो क्या, इनके द्वारा यहाँ यात्रा जब किए थे, इनके द्वारा कौन पुस्तक लिखा गया था, तो कौन सा लिखा गया था, रहला। यदि आपसे पूछे कि रहला किसके द्वारा लिखा गया है, इब्न बतूता के द्वारा, ठीक है। ये भारत कब आए थे, तो 14वीं सदी में, ठीक है। एग्जैक्ट यदि देखिएगा तो लगभग 1333 के आसपास आया था। और 1333 को हम लोग कौन सा सदी लिख सकते हैं,
14वीं सदी, कोई दिक्कत? ठीक है, तो कब आया था? 14वीं सदी में आया था। और जब 1333 में जब भारत आए थे, यानी 14वीं सदी में, उस समय यहाँ के शासक कौन थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक थे। कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक को बड़ा अच्छा लगा था क्या? मोहम्मद बिन कासिम बिन तुगलक। ठीक है, पहला दिन क्या बोले थे सोनी? मोहम्मद बिन तुगलक बिन कासिम। अच्छा, ये अब कासिम याद हो गया? चलो ठीक है। क्या बोली थी? पहला जो भारत पे मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम बिन तुगलक। चलिए आइए इस पे। तो इब्न बतूता जो है, ठीक है, कब आया था? 14वीं सदी में आया था। उसमें दिल्ली का जो है सुल्तान कौन सा था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है। और इनके द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है? रहला लिखा गया है, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक से जो मोहम्मद बिन तुगलक बड़ा खुश हुआ था, किससे? इब्न बतूता से। तो शुरुआती टाइम में इसको क्या किया था? दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था, बोलो तुम न्यायाधीश बनो। बाद में जो है ये रहते रहते दोनों के बीच में रिलेशनों खराब हो गया, ठीक है। अब इसके बाद खूब जो है मतलब उल्टा पुल्टा जो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लिख करके भाग जाता है, ठीक है। तो पहले रहता है बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, बाद में फिर थोड़ा सा इसका शिकायत भी करता है। तो अपना काम का क्या? अब इस पर चर्चा कर लेते हैं। पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि अपने काम का क्या है। तो बिहार दरोगा में एक बार क्वेश्चन पूछ लिया, बिहार दरोगा ने बीपीएससी तक में खूब क्वेश्चन पूछता है, एसआई में क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है। कूट वाला क्वेश्चन था, इब्न बतूता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, सही नहीं है, इस टाइप का दे दिया था, लिख दिया था। इब्न बतूता 14वीं सदी में भारत आया था, सही है कि गलत है? सही है। यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था, सही है कि गलत है? सही है। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, तो जो भी दरबार रहे, शासन रहे, बात बराबर, ठीक है। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक रहला है, सही है कि गलत है? यह मोरक्को का निवासी था, सही है। यही क्वेश्चन था। अब बताइए, का पढ़े होते बन कि नहीं? बन जाएगा ना। मोरक्को का, कहाँ का? मोरक्को का है। चलिए काम खत्म, इतना ही। चलिए आ जाइए, थोड़ा सा और है, ठीक है। अब इसको तो कर लेंगे आज, तो मूड है, सोच रहे हैं कि आप कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कर दें खत्म? चलिए ठीक है, आप बोले हम ना खत्म करें। बताइए अन्य लेखक में कौन हो जाएगा? और जैसे अभी तक क्या पढ़े? यूनान का था, सिकंदर था, हेरोडोटस था, ईरान का फिर निकला था कौन? टेसियस आया था। फिर हम लोग पढ़े थे किसके बारे में? अरे टेसियस पढ़े थे, फिर सिकंदर के बारे में पढ़े थे, सिकंदर 3 को अपना साथ लेकर आया था। फिर हेरोडोटस के बारे में पढ़े थे, है ना। प्लिनी के बारे में पढ़े थे, टॉलमी के बारे में पढ़े थे। इसके बाद फिर पढ़े क्या? फाहियान, संयुगन, वेनसांग, इत्सिंग, ठीक है, इस सब के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। अब आते हैं कुछ अन्य भी है, ठीक है। कुछ चाइनीज था, चैंचू चैंचू करने वाला। अब ये तिब्बत का है, कुछ अन्य है। तो तारानाथ कहाँ का है? तिब्बत का है। इनके द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया? कंगयूर और तंगयूर, कंगयूर और तंगयूर। लेकिन नामों ये सबको मिलता था कि नहीं? ठीक है, क्या मिला? कंगयूर और तंगयूर, कंगयूर और तंगयूर, ये नामक ग्रंथ लिखा था और इससे भारत इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। काम खत्म। दूसरा आया था, कौन है? नाम होता है मार्को पोलो। कौन है ये? मार्को पोलो। मार्को पोलो भी क्या हुआ था? 13वीं सदी के अंत में पांड्य देश की यात्रा, पांड्य देश, चोल चेर पांड्य, चोल चेर और पांड्य, चोल चेर और पांड्य, ये दक्षिण भारत में ये शासन करता था। ये 3 राजवंश था, चोल चेर और पांड्य। तो दक्षिण भारत में जब वो पांड्य राज शासन कर रहा था प्रभावशाली तरीके से, तब मार्को पोलो महोदय पहुंच गए थे कहाँ? दक्षिण भारत में। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि मार्को पोलो जो है किस जो है दक्षिण भारत में उसमें कौन शासन कर रहा था? पांड्य। किसके समय में आया था? पांड्य के शासन में समय में आया था। ध्यान रखिएगा, ये एक और शासक से मुलाकात किए थे, उसमें काकतीय वंश का शासन चल रहा था और काकतीय वंश के शासक रहे रुद्रमा। कौन है? रुद्रमा। यदि आपको याद रहेगा तो लिख लीजिएगा, बगल में नोट्स में लिख लीजिएगा, रुद्रदमा से भी इन्होंने मुलाकात किया था। चलिए अब इसको 1 मिनट के लिए हम आपको रोकते हैं। यहां तक समझ में आया? समझ में आया? चलिए, जो लोग हमसे ऑनलाइन जुड़े होंगे उनके लिए हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। अब हम किस किस तरीके से भारतीय इतिहास के बारे में जानते हैं, तो हम लोग 2 तरीके से, कौन कौन था? एक साहित्यिक और एक पुरातात्विक। तो साहित्य में क्या हुआ था कि धार्मिक ग्रंथ था, यानी धर्म से संबंधित जो ग्रंथ लिखे गए, जैसे वेद क्या हो जाएगा? धार्मिक ग्रंथ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जैसे ब्राह्मण क्या हो जाएगा? धार्मिक ग्रंथ हो जाएगा, ठीक है। तो उन वेदों के माध्यम से, उन धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी
मिलता है। ठीक है, इसके बाद पढ़े कि बौद्ध धर्म जैन धर्म का जो साहित्यिक ग्रंथ है उससे हमें जानकारी मिला। ठीक है, फिर हम लोग पढ़े विदेशी यात्रियों के बारे में कि उन्होंने यात्रा किया था। ठीक है, उसके बारे में जानकारी मिला था। कुछ भारतीय इतिहासकार रहे हैं, ठीक है, जो जैसे पाणिनि के बारे में हम लोग पढ़े थे, कलहन के बारे में पढ़े थे। ठीक है, और भी कई लोगों के बारे में पढ़े। ठीक है, तो यहाँ उनके द्वारा रचनाएं जो की गई हैं उनके बारे उनसे भी हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिला। अब जो आते हैं सेकंड सेगमेंट स्टार्ट होता है पुरातात्विक। क्या जाता है? पुरातात्विक। कितना देर का क्लास चल गया है? 1 घंटा का ना। चलिए, तो अब दूसरा होता है पुरातात्विक स्रोत। क्या जाएगा? पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत यानी जो खुदाई से मिल गया ना, मारे कुदाल और खुद गया। ठीक है, जैसे भी चला दिए मिल गया, यानी पुरातात्विक का मतलब समझ लीजिए। ठीक है, उत्खनन से जो भी साक्ष्य में मिलता है, खुदाई से उत्खनन से जो भी हमें साक्ष्य मिलता है, ठीक है, वो हमारे क्या कहलाता है? पुरातात्विक स्रोत कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि आप मान चलिए कि आप घर पे हैं, गांव में हैं, ठीक है, और किसी जगह आप खुदाई करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है, और वहां से आपको ढेर सारा कंकर पत्थर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या अनुमान लगाइएगा कि पहले टीला नुमा होगा, पथरीला जगह है। ठीक है, तो इन आधारों पे भी हम जो है अनुमान लगाते हैं। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि पुरातात्विक स्रोत हमें जो भी मिलेगा ना, वो अनुमानों के आधार पर हम उसको पता करेंगे। ठीक है, होता है ना कि अनुमानों के आधार पे यदि एग्जाम्पल देते हैं कि हालांकि पुरातात्विक ने बस हम आपको समझाने के लिए बोल दें, यदि मम्मी भी गोरी गोरी और पप्पा भी गोरा गोरा तो बच्चा कैसा कहेगा ना कि अरे बेटा भी गोरगरे होगा। अब मम्मियों किसी का हस्बैंड भी कलवा निकले और वाइफ भी निकल जाए, ठीक है, तब बच्चा कैसा होगा? अच्छा होगा? गोरगर होगा? नहीं होगा। तो क्या था, अनुमान लगा लेने थे ना, इस टाइप का होगा। ठीक है, तो पुरातात्विक में भी क्या करते हैं हम लोग? अनुमान लगाते हैं। चलिए आइए टॉपिक पे। क्या हो जाएगा आपका? ये पुरातात्विक स्रोत है। क्या जाएगा? पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। अब भारतीय पुरातत्व शास्त्र, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। पहली बात है, पुरातत्व जो ही मिलेगा दिमाग में तुरंत क्लिक कर देना, टन 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 कर देना। क्या? खुदाई से, उत्खनन से। ठीक है, अब इस जो काम को सबसे पहले अंजाम दिया, जो सबसे ज्यादा काम किया, उसको पितामह कहा जाता है। ठीक है, जैसे हमारे भारतीय राजनीति में कहा जाता है भारत का राष्ट्रपिता किसको? महात्मा गांधी। बायोलॉजिकल थोड़े है पिता, नहीं है, बायोलॉजिकल है, नहीं है ना, उनका योगदान है, इसलिए करके उनको पिता कहा जाता है। ठीक है, तो भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसको कहा जाता है? जल्दी से बताइए। एलेक्जेंडर कनिंघम को, एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, ये अपने काम का है कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद ये जो है अलेक्जेंडर री, एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सेवेल, ये सबको काट दीजिए, अपने काम का नहीं है, अपने काम का नहीं है। ठीक है, अब आइए यहाँ कि सबसे प्राचीन जो अभिलेख है 1400 ईसा पूर्व अभिलेख है बोगासकोई। कौन है? बोगासकोई। एशिया माइनर जो वर्तमान में अभी तुर्की में है। ठीक है, एशिया माइनर कहाँ जाएगा आपका? तुर्की के तरफ का एरिया हो जाएगा। वहां से एक अभिलेख मिला था। अभिलेख यानी किसी पत्थर पे उत्कीर्ण करके कुछ लिखा हुआ है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? अभिलेख कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिलेख कहेंगे। ठीक है, तो वहां से जो अभिलेख मिला था ना, उसमें 4 गो देवता का नाम था। यदि मान के चलो कि कोई अभिलेख मिले महेंद्रो में और उसमें लिखा रहेगा कि प्रीतेश कुमार का ये साम्राज्य है, तो अगला साम्राज्य जो है पीढ़ी आएगा, जब वो खूनेगा तो मिल जाएगा, अरे प्रीतेश सर यहाँ तक उनका शासन चलता था, यही जानकारी मिलेगा ना। तो इसका मतलब है कि 4 गो देवता का उल्लेख था। कौन सा? मित्र, वरुण, इंद्र और नासत। यानी जो बोगासकोई का जो अभिलेख मिलता है उसमें कितने देवता का उल्लेख? 4 देवता का। कितना देवता का उल्लेख? 4 देवता का उल्लेख है। और वो देवता कौन कौन से हैं? मित्र, वरुण, इंद्र और नासत। कौन कौन सा है? मित्र, वरुण, इंद्र और नासत है। चलिए, तो ध्यान रखना है कि कितना देवता का उल्लेख? 4 देवता। कितना देवता का उल्लेख? 4 देवता का उल्लेख है। वो चारों देवता कौन कौन सा है? तो मित्र है, वरुण है, इंद्र है और नासत है। इसको ट्रिक के तौर पे याद रख लीजिएगा। जैसे अभी लोग कहता है ना, ईवीएम सही है कि गलत है? ईवीएम सत्य है कि ना सत्य है? ना सत्य है, तो इसको याद रख लीजिएगा, ईवीएम ना सत्य है। यानी ई से इंद्र, ई से इंद्र, भी से वरुण, भी से वरुण, एम से मित्र और ना से नासत तो है ही। तो मित्र, अरुण, इंद्र और नासत। बोगासकोई अभिलेख में कितने देवता का उल्लेख? 4 देवता। कितने देवता का उल्लेख? 4 देवता का उल्लेख है। और वो देवता कौन है तो आपको याद कर लेना, ये याद कर लेना है। ठीक है,
इसके बाद आ जाइएगा कि मध्य भारत के भागवत धर्म के विकास के लिए किसका प्रयोग मिला है? हेलियोडोरस का। कौन है? हेलियोडोरस। एक इंडो ग्रीक राजा था एंटियालकिड्स। कौन था? एंटियालकिड्स। थोड़ा सा जो है गलत लिखा हुआ, प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो गया, लेकिन ये कौन था शासक? एंटियालकिड्स। एंटियालकिड्स का एक राजदूत था। कौन? हेलियोडोरस। कौन था? हेलियोडोरस। और उसका जो है एक अभिलेख मिलता है। कौन सा? वेशनगर गरुड़ स्तंभ लेख। तो ये जगह का नाम है वेशनगर, जिसको विदिशा, और ये स्तंभ लेख कौन है? गरुड़। तो इसको पूरा नाम दे दिया गया वेशनगर गरुड़ स्तंभ लेख। वहां से एक लेख मिला है। ठीक है, वहां क्या मिलता है कि वैष्णव धर्म से संबंधित जो है कुछ जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके बाद बताइए शुंग वंश के राजा भागभद्र के दरबार में आया था। कौन? ये हेलियोडोरस। किसके दरबार में था? शुंग वंश के राजा जो था, कौन था? राजा भागभद्र के दरबार में आया था। तो हेलियोडोरस के बारे में हमें जानकारी क्या मिलता? वैष्णव धर्म के बारे में हमें जानकारी मिलता है। किस धर्म के बारे में? वैष्णव धर्म के बारे में हमें जानकारी मिलता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किसमें हुआ है? हाथी गुम्फा अभिलेख। एक अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख, और ये किसके द्वारा लिखा गया है? जल्दी से बताइए। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल का है। किसका है? कलिंग राजा खारवेल का है। किसका है? जल्दी से बताइए। हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? कलिंग राजा खारवेल का। ठीक है, अभिलेख है। बाकी फिर हम लोग कल चर्चा करेंगे। पहले जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। सर्वप्रथम जो है दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला, यानी अकाल के बारे में जानकारी देने वाला कौन सा अभिलेख है? शाहगौरा अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? शाहगौरा अभिलेख है। ठीक है, यानी शाहगौरा अभिलेख से पता चलता है कि राजा जो होता था ये अन्न भंडार बना के रखता है। यदि कोई मान चलिए कि किसी अभिलेख में पता चलेगा बहुत बड़ा अन्न भंडार है। ठीक है, अब जैसे पटना का गोलघर, उसे क्या जानकारी मिलता है? छत पे घूमने के लिए जाता था? नहीं। क्यों? अन्न भंडार के लिए उसको बनाया गया था। तो अब अन्न भंडार क्यों बनाएगा? यानी जमा करने की आवश्यकता क्यों है? यदि कभी अकाल पड़ गया तो यहाँ से निकालेंगे, राशन को बांट देंगे। ठीक है, तो इससे हमें जानकारी मिलता है कि जो कभी बिहार में अकाल की संभावनाएं पड़ती होती। ठीक है, तो इसके लिए अन्न भंडार के लिए बनाया गया था। कौन सा? गोलघर। ठीक है, तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछे, जल्दी से बताइए दुर्भिक्ष के बारे में जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? शाहगौरा अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? शाहगौरा अभिलेख है। इसके बाद बता दीजिए भारत पे सर्वप्रथम होने वाले हून आक्रमण के बारे में जानकारी कौन देता है? भीतरी स्तंभ लेख। कौन देता है? भीतरी स्तंभ लेख। ठीक है, भारत पे जो हून आक्रमण हुआ था, हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे। हून कौन था? मिहिर कुल था। ठीक है, उसका शासक रहा था। हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे। पहले भी समझ लीजिए कि भीतरी स्तंभ लेख से किसके बारे में जानकारी मिलता है? हून आक्रमण के बारे में जानकारी मिलता है। सती प्रथा, यानी पति मर गया, पत्नी जिंदा है, उसको जला दो। ठीक है, तो सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किससे मिलता है? एरन अभिलेख से। किससे मिलता है? एरन अभिलेख से मिलता है। और ये एरन अभिलेख है किसका? तो भानुगुप्त का है। इसके बाद सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उसके अभिलेख के आधार पर लिखा गया है। चलिए, इस काम का नहीं है। रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी में, ठीक है, रेशम बुनकर कितना टाइप का होता था, इस सब के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, किससे मिलता है? मंदसौर अभिलेख से। रेशम बुनकरों के बारे में जानकारी किसे मिलता है? मंदसौर अभिलेख से। किसे मिलता है? मंदसौर अभिलेख से मिलता है। जल्दी से बता दीजिए। इसके बाद अच्छा, ऐसा करके इसको रहने देते हैं आज। ठीक है, बहुत हो रहा, थोड़ा सा 5 मिनट है, जल्दी खींचने से कोई फायदा है नहीं। अच्छे से समझेंगे, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, कल जो है लाइव सेशन अब रखेंगे। बाकी आपको जम जुट करके आना है और लुसेंट का फायदा उठाना है। तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना ख्याल रखिएगा।